मित्रों नमस्कार। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज 50वें भाग में बातों बातों के। और ये 50वां भाग मैंने पूरी कोशिश की कि इंटरेस्टेड हो, रुचि रखने वाला हो, सुरुचि व पूर्ण ढंग से आप इसको एंजॉय कर सकें। और सब एक बहुत बहुआयामी प्रतिभा को अपने बीच बहुत सहजता से प्राप्त करके लाने में सफल हो पाया हमारे भोपाल के ही मुकेश कुंदन थामस जी, जो भोपाल की सांस्कृतिक पहचान और बल्कि हम सब के लिए बड़े गर्व भरा व्यक्तित्व रहे हैं। आज आप देखिएगा कि यहाँ पर भोपाल से कितने सारे लोग उनको मिलने यहाँ पर आएंगे। उनके पास पड़ोस के मोहल्ले की और संस्कृति की उनकी जो लंबी यात्रा है। जैनी जी, अनिल चौबे जी, सुनीता जी, सुरेखा जी, श्याम मुंशी जी, मैं सभी का, आदित्य कुदेसिया, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। 70 के दशक में जब भोपाल का सांस्कृतिक वातावरण अपनी करवट ले रहा था और बहुत उत्साहपूर्वक नई पीढ़ी रेडियो के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाने में लगी हुई थी, उस समय एक प्रतिभा ऐसी भी थी जो एक साथ कई आयामों में अपनी पहचान को समृद्ध करती चली जा रही थी। प्रमोद भाई, आपका भी स्वागत है। सुनीता जी, आपको नमस्कार। श्याम भाई हैं यहाँ पर, आदरणीय श्याम जी, उनके समय की, उनके साथ में काम करते हुए, रेडियो में नाटक करते हुए, भोपाल के आयोजनों में अपनी उपस्थिति को समृद्धि के साथ व्यक्त करते हुए, बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजनों में उद्घोषणा करते हुए। लता जी, आपका भी स्वागत है। मैं बोलता भी जा रहा हूँ और आप सबका स्वागत भी करता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत निजी रूप से बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जिनसे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो व्यक्तित्व ऐसे हैं, बहुत सारे आयाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आप सब का आना इस बात का प्रमाण है कि आप हम सब, ये शहर उनसे कितना प्यार करता है। वो संस्कृति विभाग की नौकरी में रहे और उसके बाद लगभग मुझे लगता है 20 साल तो करीब हो गए जब वो डिज्नी वर्ल्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी बहुत मखमली, बहुत मोहक आवाज़ है, एक सांस्कृतिक दृष्टि है, एक पहचान है। कलाकारों के बारे में जानते हैं, विधाओं के बारे में जानते हैं, और सभी माध्यमों में, जितने भी रचनात्मक माध्यम में, उसमें उनकी अपनी अभिरुचियाँ बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। विवेक भाई, आपको नमस्कार करता हूँ। अभी बस मैंने मुकेश भाई साहब से कहा है कि 6:35 पर वो ज्वाइन होंगे। जैसे ही वे ज्वाइन होंगे वैसे ही हम लोग उनसे जुड़ जाएंगे बिना देर किए। और मेरा तो काम यही रहेगा कि मैं बताता रहूँगा कि कितने सारे उनको चाहने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और लगातार आते जा रहे हैं। हम सभी उनसे बात करेंगे मिलकर, और आपकी बातें मैं ज़रूर उन तक पहुँचाता रहूँगा। सुनील भाई, आपको नमस्कार। राजेश जी, आपको नमस्कार। कुछ दिन से सोच रहा था, मैंने कुछ अपने मित्रों से चर्चा भी की और मुझे लगा कि 50वें भाग को कैसे हम विशेष बनाने की कोशिश करें। तो फिर मुझे विनय भाई, आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार। और कुछ कलाकारों के नाम मेरे ध्यान में थे भी, मैंने एक दो लोगों से प्रयास भी किया, लेकिन ये कितना बड़ा संयोग है कि एक रात फेसबुक पर बात करते हुए मुकेश भाई साहब ऑनलाइन दिखे मुझे और मैंने उनसे अनुरोध कर लिया। आ गए हैं वो, हम उनका स्वागत कर लेते हैं। हाँ, आ गए। मैं बस, हम लोग जुड़ रहे हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और सारे दोस्तों आपको को नमस्कार। बड़ी कृपा आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल बहुत सारा जुड़ गया है भाई साहब। आप बात करते रहिएगा और मैं बताता रहूंगा कि कौन कौन आते जा रहे हैं। मेरी 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 खुशनसीबी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद तांबटी जी, विवेक प्रदुल जी, श्याम मुंशी जी, लता जी। वाह वाह, श्याम जी, लता जी, विवेक जी, सबको सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और हमारे आपके सब जो मित्र जो देश में भी हैं, दिल्ली बम्बई से, जी जी। वे सब भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं,
लेखन से, गायन से, वादन से। तो सभी इस समय यहाँ पर उत्साहित है आपके साथ बात करके। बहुत खुशकिस्मती, मैं बहुत आभारी हूँ उनका, उनके प्यार के लिए बहुत आभारी हूँ मैं उनका। ये एक संयोग है भाई साहब की बातों बातों में कार्यक्रम हमने ऐसे ही जब कुछ नहीं कर रहे हो रहे थे तब विनय उपाध्याय जी भी अभी आ गए हैं। विनय नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। तो ये लगा कि क्या करें, दिन और शाम कैसे बीते। तो बम्बई में कुछ सिनेमा से जुड़े लोग, गायक, कलाकार इस तरह से प्रयोग कर रहे थे। मैं देख रहा था कि अनुपम खेर अनिल कपूर से बात कर रहे हैं, या ऋचा शर्मा अनूप जलोटा जी से बात कर रही हैं। तो एक अच्छा वातावरण संवाद का होता था। तो हमको लगा कि एक ऐसी शुरुआत हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। इस तरह से भाई साहब ये शुरू हुआ। सुनील जी, आपने ये जो काम किया है बहुत ही इतनी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। देखिए मेरी कितनी, मैं जब आपको, आप जानते हैं मैं भोपाल और भारत कई सालों से नहीं आया हूँ। मेरी कितनी कितनी उन दिल में इच्छा है उन सब से मिलने की। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं आप, इससे एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों से मैं रूबरू हो सकता हूँ, वो मुझे देख सकते हैं, मैं उनकी बात समझ सकता हूँ। ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है और आपने कितना बड़ा अवसर ये दिया। इस चीज को मैं भूल गया, अगर सब लोग हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो इस चीज के लिए बधाई देना चाहता हूँ सुनील जी, कि आपने हमारे भोपाल का नाम, हमारे मध्य प्रदेश का नाम, गौरव उसका बढ़ाया। आपने, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार को मिले आपको बहुत दिन हो गए, लेकिन उससे मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सम्मान की, किसी कर्म की, उसकी खुशबू, उसकी ताजगी, उसकी महक जो है कभी खत्म नहीं होती। वो वक्त जरूर 3 महीने पहले का था या 1 साल पहले का था, लेकिन आपका जो काम है वो हमेशा तरोताजा है। उस काम के लिए जो दूसरों ने इज्जत दी आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसके पहले कभी मौका नहीं मिला। तो मेरी बधाई आपको स्वीकार कीजिए और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आप तो हमेशा भैया मेरे बड़े हैं, और मुझे आपने बचपन से देखा। हम लोग सब एक कितना छोटा सा दुनिया भी पहले कितनी छोटी हुआ करती थी, जहाँ से आज वही एक प्रभाव है आपका व्यवहार और सबका, कि आपको सब यहाँ सब मिलने के लिए एकत्र हुए। नहीं सर, बहुत धन्यवाद आपका। ये डॉक्टर सुरुचि मोहता गायिका है बम्बई में, वो ज्वाइन हुई है अभी, मीरा को लेकर कुछ काम कर रही है। और एक जेनी शबनम दिल्ली से है, वो लेखिका है, कविता लिखती है, उनकी किताब अभी हाल में आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। मेरी खुशनसीबी आप लाए, थैंक यू। और यही सब था कि कैसे आज का दिन इतना सार्थक हो गया, मुझे लग रहा है। मैं मन ही मन बहुत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। लता जी भी बहुत प्रफुल्लित है, लता सिंह जी, लता मुंशी जी, वो चीयर्स वाला वो दिखा रही है संकेत। अच्छा 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 अच्छा, मैं भी बहुत प्रफुल्लित हूँ। मालूम है सुनील जी, लता जी हुए, श्याम भाई हुए, ये हमारे इनसे बहुत पारिवारिक संबंध है, बहुत मोहब्बत है आपस में हमारी, एक दूसरे के साथ ही नहीं, पूरे परिवार के साथ। तो बड़ी कृपा है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, विनय, आप सब लोग। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ अभी इस समय कि मैं क्या कहूँ और आपको कैसे आपका शुक्र अदा करूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुनंदा नायर ह्यूस्टन में रहती हैं सब, और कनक रेले जी की शिष्या है, मोहिनीअट्टम की बड़ी कलाकार। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार, आपका स्वागत है। कनक जी को मेरी खुशकिस्मती है, मैंने उनके कई कार्यक्रम, उनके कार्यक्रमों की कंपेयरिंग की, अनाउंसमेंट किया। कनक रेले जी और उनकी शिष्याओं का भी, उनकी बिटिया का भी, खजुराहो में, मैहर में, इन सब जगहों पे। जी हाँ, वो मेरे लिए तो वो संसार लुट गया मालूम है, लेकिन मैं फिर भी डूबा रहता हूँ उसमें। बहुत क्या बताऊं मैं वो सारी चीजें, लेकिन मैं किसी और तरीके से उन सबको फिर से जीता रहता हूँ सुनील भाई। बस यही है, लेकिन बस कुछ ना कुछ करके ऐसा कि मैं उन सब के करीब रहूं, उन सबको जानूं, उन सब की बातों को, उनकी प्रगति को देखूं। बहुत अच्छा लगता मुझे कि जिन लोगों को, जिन बच्चों को बिल्कुल बच्चे के रूप में छोड़ के आया था, वो आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छा अपनी कला में आगे बढ़ रहे हैं। और तो और वो अब वो उस्ताद की हैसियत हासिल कर ली उन्होंने, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जी हाँ। सही बात है। जी हाँ। आज भी मैं लगातार मतलब इतना फ्लैशबैक में जाता रहता हूँ आपके बारे में सोच सोच के। और अभी मुझे यही लगता है कि जैसे बस कल की बात हो, वही भारत भवन, वही बिल्कुल। आकाशवाणी, वही मेरे रविंद्र लिए कुछ भवन। नहीं बदला, मेरे लिए दुनिया वहीं ठहरी हुई है। बस लोगों के उनका कद बढ़ गया है, उनकी खूबसूरती बढ़ गई है, कुछ जो जहाँ मकान नहीं थे वो मकान बढ़ गए, सब कुछ। लेकिन मेरे मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। मैं पूरे अपने जहन में अपने शहर को अच्छी तरह से ढूंढता हूँ, जाता हूँ और उसमें सैर करता हूँ और लोगों से भी मिलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कुछ भी नहीं भूला सुनील भाई। ये वाकई में एक बड़ा रोचक पहलू है। आप अपने पोस्ट में जब कभी कुछ पुरानी तस्वीरें डालते हैं, जो आकाशवाणी में जो आप रिहर्सल करते थे जी जी राजीव वर्मा जी के समय, जी 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 जी। वो वो पूरी वो हाँ। वो पूरी सक्रियता का जो एक समय था, क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट का, जी हाँ। वो कितना प्रेरक और अनूठा हुआ करता था जब। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो उन सब सारी चीजों से, दरअसल क्या है कि कला में हर छोटी चीज जो है ना, वो क्या बनाती है, वो दरअसल हमारी अपनी जिंदगी को तराशती है, जिंदगी को बनाती है, उसको उसमें कुछ भरती रहती है रोजाना। तब कहीं जाके आप कुछ बनते हैं, कुछ आगे करने के लिए। और फिर जो कुछ बन गए, फिर उसके लिए फिर नई चीजें चाहिए, फिर नई खाद चाहिए, फिर नए लोगों से मुलाकात चाहिए, फिर कुछ नया ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे फिर आगे करने के लिए। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में होके हम सबकी जिंदगी बनती है फिर आगे। फिर एक हमारा एक रूप नजर आता है। तो ये जो सारी चीजें, ये जो सारे अनुभव हैं वो पुराने रेडियो के और मंच के, ये सब दरअसल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे अपनी जिंदगी का नहीं तो मकसद ही क्या है? हम एक अच्छी जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी चाहते हैं जो हमको भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। तो ये सब जितनी भी आर्ट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो बहुत बहुत सहयोग करती हैं आपकी आपकी जिंदगी की तस्वीर जो रचने में और आपकी अपनी एक जिंदा शख्सियत बनाने में। बहुत 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 अच्छी बातें हैं। मैं और मेरी बड़ी खुशनसीबी है सुनील भाई कि मुझे बचपन से लेकर आज तक बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे लोगों की संगति मिली, बहुत अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिला। ये मेरी बड़ी, मुझे बहुत ही ईश्वर ने कुछ ज्यादा दिया है और उसके लिए मैं उसका हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। और ये जो कुछ भी मिला है वो माता पिता की वजह से, गुरुओं की वजह से, हमसे बड़े जो हमसे बड़े हैं उनकी वजह से, उनकी भी वजह से उनकी भी वजह से मिला। क्योंकि उनका वो जो जिस किस्म का प्यार देते हैं, जैसे सुनील आप मेरे से उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है। लेकिन आप जो मुझे प्यार देते हैं ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे बहुत सारे छोटे भाई, उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ और मैं उनको बहुत सहलाता भी हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है मेरे लिए। मेरा एक छोटा भाई है, प्रकाश जोशी। वो हाँ, भैया हाँ। भैया करके इतना करता, मुझे इतनी उससे उसका सपोर्ट मिलता है, उससे मॉरल सपोर्ट, जिसके बारे में वो है इस समय मौजूद। मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं वो। प्रकाश इस प्रकाश। समय उपस्थित है इस समय। अरे वाह वाह। प्रकाश आ, प्रकाश उपस्थित हैं। और संजय पटेल जी इंदौर से ज्वाइन हुए। अरे संजय भाई नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया संजय भाई। आपको मैं, आप देखिए भाई, मुझे मौका मिला है तो मुझे बधाई दे लेने दीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आपका मालवा की कविताओं वाला वो मैंने देखा पूरी तरह से। आपने हालांकि उसका जवाब नहीं दिया, मैंने उसमें कुछ लिखा भी था, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा, इतनी सुंदर, मुझे लगता है कि मालूम हमारी ये बोलियां भाषा, आप कितना खजाना है इनमें। और उस दिन जो है इनका वो प्रोग्राम सुना, उनकी रचनाएं सुनी, बहुत कान धर के सुनी और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या मिठास! और फिर संजय भाई का संचालन उसमें। और मुझे कई बार ये लगता है कि जो इंदौर में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, ये संजय की वजह से हो रहे हैं। कि मालूम है, लोग सही बाग भी बात। सोचते होंगे हम कुछ ऐसा दिखाएं जो इस लायक तो हो कि संजय को बुलाएं। तो संजय, बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आप अभी इस समय शामिल हुए हैं और सबके साथ शामिल हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत धन्यवाद। संजय भाई इतने कूल और इतने एक तरह से सेतु की तरह काम करते हैं और इतने बिल्कुल सारे लोगों को जोड़ते हैं, सुझाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा उनका व्यवहार। एक भाई साहब आपको याद रह जाएगा, ट्विटर पर जब मैंने आपके कार्यक्रम का आज का मैंने डाला था, तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने भी उसको लाइक किया था। आप जानते होंगे वो पूर्व आईएएस है और इस समय लोकसभा सचिव की जो अध्यक्ष है, उनके यहाँ सेक्रेटरी है, वो भोपाल से ही है वो भी। अच्छा 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 अच्छा। मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा और बिल्कुल सच्चे मन से कहूंगा कि मैं वो कहीं जुड़ी है। नाम और चेहरे को मैं मिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ रही हैं तो जरूर रही होंगी, और संस्कृति विभाग के आसपास रही हैं तो जरूर जानती होंगी मुझे, और मैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उनको। उनके पति सीनियर डॉक्टर रहे जी जी जी। और 3 साल पहले वो करीब रिटायर हुए। अच्छा 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 अच्छा। पर वो इस समय उनको डेपुटेशन पे वहाँ मतलब प्रतिनियुक्ति पे लिया हुआ है जी 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 लोकसभा जी। सचिवालय में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ट्विटर पे है, उन्होंने सबसे पहला लाइक उनका मुझे मिला तो मैं। मेरा सौभाग्य है, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत धन्यवाद। हाँ, गांधी कथा कहती है डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण, बहुत बड़े गांधीवादी राधाकृष्ण जी थे, उनकी बेटी है, जो व्यासपीठ पर बैठ के 1 घंटे की गांधी कथा कहती है। वो हमारे साथ शुरू से जुड़ी है, आज भी वो है। वाह और वाह। आपकी मैं आवाज को लेके बहुत मोहित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बड़ी कृपा। देखिए, ये कोई मामूली काम नहीं है। आप और फिर मुझ नाचीज के लिए आप लोगों ने इतना समय निकाला। 1 मिनट का समय जिंदगी में बहुत होता है। आपने ये कुछ ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई 1 मिनट का समय यूं ही निकाल लिया। आपने इसके लिए पूरा प्लान बनाया है। मुझे उस चीज का एहसास है। मैं बहुत बहुत ऋणी हूं आपका कि आप इतना बड़ा जिंदगी का समय मुझे आप इस समय दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और बहुत ही आभार मानता हूँ आपका। अभी प्रमोद प्रमोद तांबट जी का बहुत भावुक शिकवा है कि ऐसी क्या बात थी कि भोपाल छोड़ दिया, देश छोड़ दिया। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी लिख बात रहे, नहीं, नहीं, वो नहीं, लिख ऐसी रहे। कोई बात नहीं। तो वो देख, ऐसा है कि भोपाल में रह के भोपाल में ना रहो, उससे बेहतर है कि कहीं और रहो लेकिन भोपाल में हमेशा रहो। ऐसा होना चाहिए ना। तो मुझसे क्या आपको ऐसी कोई शिकायत है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं भोपाल में नहीं हूँ? ऐसा है प्रमोद भाई? मैं आपकी मालूम है व्यंग कविता रचनाएं देखता रहता हूँ, बड़ी चुटीली और बहुत ही कई बार तो ऊपर से निकल जाती है, लेकिन मैं फिर भी समझने की कोशिश करता हूँ आपके व्यंग को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी विनम्रता देखकर मन गदगद हो जाता है। विवेक मजदूर लिख रहे हैं। कौन कौन लिख रहा है? विवेक? विवेक सावरीकर, विवेक मजदूर है। इनके ऊपर तो बड़ा अधिकार है मेरा। कुछ कुछ जो कुछ मैं जो चाहूं इनसे कह सकता हूँ। अभी मैंने इनकी कविता की बिल्कुल ऐसे आदेश देके, आदेश तो नहीं था, मैंने जो प्यार था और कुछ नहीं। इनकी एक कविता, मराठी कविता बहुत अच्छी लगी। तो दरअसल क्या है, मुझे बहुत हर जबान बहुत अच्छी लगती है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन इनकी जब कविता भी मैंने फेसबुक पे देखी तो बहुत अच्छी लगी। और अब मराठी तो मुझे नहीं आती। अरे भाई नहीं आती तो चलो ठीक है, थोड़ी कोशिश तो करो। तो फिर मैं रुका, मैंने सुना, मैंने कहा समझने की कोशिश करें, शायद मैंने किसी और अंदाज से सुना। मैंने कहा कुछ सीखूंगा मैं, जबानी उसकी आवाज, कुछ ऐसी कुछ तो चीज सीखूंगा मैं। ऐसा सोच के मैंने उनकी कविता को किया और मैंने उसमें से उसके भाव जो है चुन लिए। उसको समझ में आ गया मुझे कि ये इस भाव से रिलेटेड कविता, क्योंकि क्या है, जबान में अगर किसी बात का, शब्दों का उच्चारण उसके उसी अंदाज में अगर करें तो वो उसकी मैसेज को कन्वे कर देता है। मुझे सही बात है। बहुत दुख है अगर मैं ये कहूं तो। दुख अब समझ में आ जाएगा कि किसी को भी, अरे यार कोई दुख की बात कर रहा है। देखिए ना, हम लोग किसी के, दो लोग बात कर रहे होते हैं और उनके हाव भाव से हम समझ जाते हैं कि अच्छा बहुत, या प्रेमा लाभ चल रहा है या एक विवाद चल रहा है या कोई किसी से गुस्सा है। तो वैसे ही तो इनकी कविता को मैंने देखा और मुझे अच्छी लगी। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे बताइए आप, मैं समझना चाहता हूँ इसको। जहां तक है आपके लिए मेरे पास ये, मैं दो भाव समझ चुका हूँ कि एक जो आपकी कविता है वो किसी बड़े तालाब के किनारे लिखी गई है और वो सब आपके सामाजिक और सद्भाव के ऊपर है, ऐसा लगता है मुझको। और दूसरी तो आप ऐसने आपने कोई प्रेम कृति लिखी है, कोई किसी प्रेम की बात हो रही है, कोई श्रृंगारपूर्ण रचना है, ऐसा लगता था। तो मैंने दोनों चीजें की और उनसे कहा कि आप इसे मेरे लिए हिंदी में कीजिए। तो उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक हिंदी में की। विवेक, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने एक बार उसको तुरंत ही किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात है, आपका एक काम हो गया, आपकी एक हिंदी में एक नई रचना भी बन गई।
जिसे आप जब मौका मिलेगा जरूर सुनाएंगे, और जब जब सुनाएंगे आपको मेरी याद जरूर आएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब वो पूरा जो 70-80 का जो पूरा समय है जी जिसमें हम आप सबको देख देख के बड़े हुए, मंच परे मंच पर, कुछ अरे उसको अपनी तरह से याद कीजिए ना यार, सुनील आपको सबसे पहले तो बताऊं, चलो यहाँ से करता हूं ताकि वो फिर बाद में उस चीज का संदर्भ खत्म हो जाए। हाँ मेरी पैदाइश जो है पूर्व मध्य प्रदेश जो की है, जो अब आजकल छत्तीसगढ़ कहलाता है, रायपुर जिले में जी मेरी पैदाइश हुई और दुर्ग हाँ में मेरा बचपन बीता। उसके बाद फिर हम भोपाल आए, उसके बाद फिर भोपाल के कई स्कूल में पढ़ा, जैसे आप जानते होंगे सम्राट स्कूल में पढ़ा, हाँ दीक्षिता स्कूल में पढ़ा, फिर मॉडल जी स्कूल जी में पढ़े। बहुत अच्छा, बहुत किस्मत थी हमारी कि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़े। उसके बाद फिर वहां से निकलने के बाद फिर एमवीएम, एमवीएम के बाद फिर सेफिया के बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहाँ से डिप्लोमा करने के बाद फिर वापस एमवीएम, वहां से फिर एमएससी की, और फिर तो बेरोजगार हो गए तो फिर ये लगा कि कुछ या तो पढ़ाई पढ़ लिया जाए, तो फिर रविंद्र कॉलेज चले गए, लॉ में एडमिशन ले लिया। इसी बीच पता लगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में। तो वहां चले गए और वो ज्वाइन कर लिया। पता चला कि वो प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक चला नहीं, हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उनका निधन हो गया। तो हमें दिख गया कि आगे कुछ नहीं होने वाला है उससे। फिर हमने सोचा कि अपना कैरियर ही बना लें। तो खैर, और किसी तरह से तलाश की और फिर नौकरी की भी व्यवस्था हुई, और नौकरी की भी जो व्यवस्था हुई वो हमारे क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मैच नहीं खाती है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, एमएससी मैंने जूलॉजी में की है, लेकिन उसका कहीं भी मैंने उपयोग अपने प्रोफेशन में, अपने जो वास्तविक कार्य है उसके लिए नहीं किया। संस्कृति विभाग में भी रहा, लेकिन वो सारी चीजें, कला और उससे जुड़े अनुभव और उससे जुड़े काम की वजह से मुझे वो काम मिला। लेकिन कोई भी शिक्षा हो, कोई भी डिग्री हो या कुछ भी हो, उसका जरूरी नहीं है कि आप उसका उपयोग आपकी जिंदगी में नहीं होता है। नहीं, वो रोजाना होता है। वो आपको एक आत्मविश्वास देता है। मेरे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। मेरे दोस्त बुद्धादित्य मुखर्जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने उसको अब आप क्या सोचते हैं कि हम ये कहें कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी एजुकेशन कभी जाया हुई, नहीं, वो हमेशा काम में आती है। वो आपको एक आत्मविश्वास देती है, आपको हौसला देती है, और आप अपने आप को, वो हौसला जो है आपको कुछ बड़ा काम करने के लिए आगे प्रेरित करता है। नहीं, अगर आपका एजुकेशन ही नहीं हुआ, तो आप क्या सोचेंगे? आप खुद ही पहले तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, अरे यार हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करेंगे। नहीं, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये आपको दूसरी नई चीजों के, इसीलिए आप अपने काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो वैसे ही हुआ। तो शौक जो है शुरू से, बचपन से रहा, और मेरे हर कला का, मेरी हर बात का सबसे पहला श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है। और ऐसा नहीं कि क्योंकि माता पिता हैं इसलिए जाता है, नहीं, कुछ किया है उन्होंने। मैंने पिता से, मुझे पहला सुर मैंने अपने पिता के हारमोनियम का ही सुना। वो शौकिया बजाते थे। पहला गीत मैंने अपनी माँ के मुंह से ही सुना। मेरी माँ को हर रोज सुबह मैं उठ के, सुबह 4 बजे से वो अपना खाना बनाती थी, खाना बनाते बनाते गाती भी थी वो प्रभु के गाने। तो वो सारी चीजें मेरे कान में शुरू से पड़ी। तो मेरी माँ, मेरे पिता मेरे पहले गुरु है। मेरी माँ भी जो है, इनको भी अभिनय का बहुत शौक था। मेरे पिता को भी अभिनय का शौक था। रायपुर में ये दास मेमोरियल सेंटर में इन्होंने कई नाटक किए। वो सारी जो प्रेरणा है मुझे, उसके बाद फिर मेरी माँ ही मेरी कलाओं में भी गुरु रही। उन्होंने, उनके ही निर्देशन में हमने अपनी जिंदगी के पहले नाटक किए, जो 2 और 2.5 साल की उम्र में। उसके बाद फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो हमने कुछ ऐसे भी नाटक उन्होंने हमसे करवाए। उनको मालूम था कि इतने लंबे लंबे डायलॉग तो बोल नहीं सकते बच्चे, तो वो उसके लिए पीछे से प्रॉम्प्ट किया जाता था और उस पर हम अभिनय किया करते थे। वैसे ही जैसे कि किसी समय भोपाल में बढ़ते कदम जो प्रस्तुति हुई थी, म्यूजिक और डायलॉग सब कुछ था, लेकिन दूर से देख के ऐसा लगता था कि नहीं, वो जो पात्र जिनको हम देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो वैसे ही वो नाटक हमने अपनी माँ के निर्देशन में भी किया। और फिर
वो जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई तो ये फिर फूट फूट के निकलती हैं, और आपकी वो जो जिज्ञासा है ना, वो कहीं ना कहीं आप उसको ढूंढते रहते हैं कि जैसे ही कुछ अवसर मिले तो आप उसमें जाएं। तो जब हम स्कूल आए तो मैंने कई बार अपने उसमें फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है, बड़ी मैं आभार मानता हूँ हमारे अपने स्कूल का कि हमें बहुत अच्छे संस्कार मिले, बहुत अच्छे टीचर मिले, और स्कूल की हर एक्टिविटी जिंदगी में बहुत बड़ा मायने रखती है। तो हमारे स्कूल में अब तो मेरे को पता नहीं कि लोगों के अब क्या होता है, अब स्कूलों में पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जब हम जब पढ़ते थे तो 7 दिन का पूरा पूरा वार्षिक उत्सव होता था सुनील, हाँ, मॉडल मॉडल स्कूल। में होता था। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उसमें सारे खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, सारी चीज, वाद विवाद, कविता और तमाम चीजें हुआ करती थी। तो उस समय शनिवार को बाल सभा होती थी। जी जी जी। तो उस शनिवार को बाल सभा होती। जी हाँ, तो उस समय अब देखिए क्या अब कैसा शौक बनता है। हमारे यहाँ वो म्यूजिक क्लास भी हुआ करती थी, वहां पे भी जाते थे, तो कभी कभी हारमोनियम पे हाथ रख लिया करते थे। तो अब क्या है, अब इसके पहले कि हमें कोई प्रारंभिक ज्ञान तो नहीं था, बिल्कुल सामान्य ज्ञान था। तो अब फिल्मी गाना ही बजाने की कोशिश करते थे, तो गुरुजी जो थे वो बड़े, उनको बड़ी चिल्लो होती थी, फिल्मी गाना नहीं बजाओगे तुम। तो खैर ठीक है, जब उनकी वो अनुपस्थित होते थे तब कुछ बजा लिया कहते थे, आया मालिक तेरे बंदे हम टाइप की गाने। खैर तो वहां से कम सांस पे हाथ रखने का तो मौका मिला, हालांकि हमने वहां पे सीखने का मौका नहीं मिला कि सांस को समझने का तो मौका मिला। और वार्षिक उत्सव के समय हमारे गुरु जी थे एल एन त्यागी साहब। हाँ, वो ऐसे नाटकों वगैरह के लिए किया था, तो करते थे। तो उन्होंने पूछा लड़कों से कि भाई कौन कौन करेगा, तो हमने कहा हम भी करेंगे नाटक, हम भी करना हाँ, चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वो ऑडिशन टेस्ट लिया, फिर स्क्रिप्ट पढ़वाई, किताब दी, उसमें अच्छा ये डायलॉग पढ़ो। तो हमें तो कुछ पता था नहीं, तो हमने वो डायलॉग पढ़ा, और वो डायलॉग पढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बट ठीक है ये रोल मिलेगा तुम्हें, ठीक है तुम यही करोगे, बहुत अच्छा। और उसके बाद पता चला कि वो जो था वो महिला पात्र का रोल था, वो नाटक था डाउट। अब हम लोगों का तो लड़कों का स्कूल, हमारे सीनियर्स भी जो थे, वो कभी लड़की का पात्र होता था तो वो खुद ही करना पड़ता था। कर रहा तो हूँ। खैर वो उसमें उन्होंने एक लड़की का पात्र दिया। वो उस नाटक का नाम मुझे अच्छी तरह से याद है, उस नाटक का नाम था डॉक्टर बीवी। तो वो नाटक, उसमें एक मुनि थे जो अब डॉक्टर मुनि हो गए हैं, उसमें श्री संतोष चौबे जी थे जो अब डॉक्टर संतोष चौबे, जिनको आप जानते हैं हाँ, वो। हाँ, हाँ, तो वो भी उस नाटक में थे, और हमने वो नाटक किया था, उस नाटक का नाम था डॉक्टर बीवी। तो उस नाटक, हाँ, तो वह वहां से ऐसी शुरुआत हुई। वो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको ये लगता नहीं, फिर जब आप किसी नई जगह पे नए काम के लिए जाएंगे तो आपको ये लगता है कि भाई ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, हम स्कूल में कर चुके हैं अपने नाटक। तो और उसके बाद फिर हम एमसीसी के कैंप्स वगैरह में जाया करते थे सुनील भाई। तो वहां पे भी शाम के समय ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो गाना बजाना और ये भी चलता था, और साथ में नाटक भी करते थे। फिर नाटक में वही कई बार लड़की का पात्र नहीं मिला, तो स्कूल में जो है बच्चे, लड़के जो है मेरे साथी, वो चढ़ाया भी करते थे, अरे वो लड़की का पात्र किया। तो कई बार बड़ी चिड़ भी होती थी। तो मैंने एल एन त्यागी साहब से ही कहा, हमारे हाँ, सर से, इनका सर ये देखिए आपने ये नाटक तो करवाया, अब ये लड़के जो है बार बार परेशान करते हैं, तो और छेड़ते हैं कि तुमने लड़की का पार्ट किया। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज तक उनकी बात याद है, बोले मुकेश तुम परेशान काहे के लिए होते हो, इनको तो खैर हम बाद में देखेंगे, ये बेवकूफ लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि अभी ये क्या कह रहे हैं और किस चीज के लिए कह रहे हैं। ये हाँ, नाटक की हाँ, बात कर रहे हैं, और नाटक करना कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं। ये लोग अभी नहीं समझेंगे, ये जब बाद में थोड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी कला है नाटक करना। और फिर दूसरा ये बात है कि तुमको इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। हाँ? कौन सा ऐसा अभिनेता है फिल्म का जिसने महिला की ड्रेस पहन के डांस नहीं किया हो, महिला की ड्रेस पहन के एक्टिंग नहीं की हो, बताओ। तो तुमने अगर की है तो ये तो तुम्हारे लिए, तुमने बड़ा चैलेंजिंग काम किया है। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से जो है मुझे प्रोत्साहित किया, और ये कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे लगा कि अगर चढ़ाते तो चढ़ाएंगे। लेकिन उन्हीं वो जो बच्चे जो आज वो उस समय के लड़के अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब इस चीज को मानते हैं कि यार हम तुमको वो
मजाक में जरूर कहते हैं, लेकिन उस चीज को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि ये काम कितने इम्पोर्टेंट है, उनका क्या महत्व है स्कूल में करने का। तो हमारे यहाँ हमारे समय तो त्यागी सर एक संटी लेके मारते पीटते थे, पीटी कराते थे, कोई इधर से उधर हाँ, अगर जाता था जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका बड़ा, उनका और केसी जैन सर का बड़ा टेरर रहता था। नहीं, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छे थे, और फिर दूसरा वो खुद भी पोएट थे, और उनका हमको तो स्कूल में जो उन्होंने, हमने तो उन्हीं के निर्देशन में किया नाटक स्कूल में। स्कूल में आ जाने के बाद फिर कॉलेज में किया, कॉलेज में नाटक किया हमने। हाँ, कॉलेज में भी एक नाटक हुआ हमारा, उसमें हमारे गुरु थे प्रोफेसर उमेश मिश्रा जी, उनके निर्देशन में एक नाटक किया वहाँ, प्रश्न चिन्ह नाम का एक नाटक था। बड़ी अच्छी स्टोरी थी। वो स्टोरी क्या थी, बड़ी सामान्य और प्रासंगिक सी थी कि आप ही के बीच से कोई ऐसा आदमी पैदा होगा जो आपको ये बताएगा कि मैं आपका बहुत ज्यादा हमदर्द हूँ, और वो फिर जब उसको मौके मिल जाते हैं, सफलता मिल जाती है उसको, तो वो उसके बाद फिर उस आपके बीच से ही गायब हो जाता है। उसकी सारी हमदर्दी, उसकी सारी संवेदनाएं आपके प्रति खत्म हो जाती। यही था वो नाटक। उस नाटक में जो था वो स्टेज के ऊपर एक सीढ़ी थी, सीढ़ी वो एक प्रतीक था, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ता, उसके बाद फिर उसके बाद गायब भी हो जाता है वो आदमी। तो वो नाटक था, वो उमेश जी ने किया था, और राजू भैया के निर्देशन में मैंने नाटक किए। उनका बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने नाटक के लिए मुझको चुना, और उनके निर्देशन में नाटक किए जूता, वक्त के कराते, इकबाल साहब के निर्देशन में नाटक करने का मौका मिला। और रेडियो की अगर बात ही छोड़ दें, उनके बहुत सारे नाटकों में मैंने किया था रेडियो वाले, लेकिन वो मंच के नाटकों में इकबाल साहब दर्पण के बैनर के किया हमने। तो अभी कीर्ति सूद जी आई हैं। अरे कीर्ति जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अशोक तिवारी जी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में रहे, रायपुर को बिलोंग करते, वो ज्वाइन हुए, वो आपको अच्छी तरह जानते। बड़ी कृपा है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वो आपको याद करे। कीर्ति जी को आदित्य कुदेसिया, ये पारिवारिक, अरे मौसी जी का बेटा आदित्य। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कमेंट्स वगैरह लिखते रहते हैं, इनके नाम से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब बता रहे थे कि माँ 4 बजे से उठ के खाना बनाती थी, तो मुझे एकदम याद आया कि मौसी जी का स्कूल 7:30 बजे लगता था सुबह। जी 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 जी। और हमारी माँ का स्कूल दोपहर में लगता था। जी 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 हाँ, टैगोर स्कूल, अशोक स्कूल। वो हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट किया करती थी वो हाँ जी हाँ। 7:30 बजे प्रार्थना कराना उनकी जिम्मेदारी होती थी। जी हाँ जी हाँ। और वो हमारी मम्मी को वही सुशीला नाम से वही बुलाती थी, क्योंकि मम्मी से बड़ी थी उम्र। जी जी मुझे वो सब ये सब बहुत इमोशनल यादें। जी हाँ, वो सबको याद करती है, वो सबको याद करती है। सुलभा चौरसिया की बहन। नमस्ते सुलभा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मनोज को भी, मनोज अगर हो तब भी और ना हो तब भी मेरा प्यार दीजिएगा उन्हें, ठीक है? मनोज भी है, मनोज भी है। अच्छा हाँ, तो सुलभा मनोज, ये बहुत अच्छी जोड़ी है इन लोगों की। और ये मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ही सुना है ध्रुपद गाते हुए किसी पति पत्नी साथ में, और ये बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, बहुत, इसका तो खैर जवाब ही नहीं कि उन्होंने जहाँ से सीखा है ध्रुपद केन से, डागर साहब के मार्गदर्शन में सीखा है, तो बहुत अच्छा प्रसाद मिला इन लोगों को, बहुत अच्छा। और ये जरूर बहुत अच्छा करेंगे, अभी कर भी रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे। कवि प्रदीप जी की बेटी है मितुल प्रदीप, वो ज्वाइन हुई है। बहुत बहुत कृपा है आपकी। बम्बई से, आप बम्बई में रहती। बहुत बहुत। कवि प्रदीप बड़नगर के रहने वाले थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मेरी खुशकिस्मती है, कवि प्रदीप जी की का निधन कब हुआ था? मुझे लगता है 2006 के आसपास। जी खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश शासन ने उनको एक विशेष सम्मान दिया था, विशेष सम्मान दिया था। और ये रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित था, उस कार्यक्रम को मैंने किया था, प्रदीप जी थे उस समय, उस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट मैंने किया था। तो एकदम से आपने अचानक एक बात कही, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा संशय ये हुआ कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन हाँ, वो प्रदीप जी थे और उनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। सॉरी, 1998 में हुआ भाई साहब, 11 1998। दिसंबर। हाँ, हाँ, तो 11 दिसंबर। मुझे मालूम है, उसके पहले की बात है तो। हाँ। और उनको उस, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, अभी इन दिनों हम्म। कल परसों से बहुत पानी गिर रहा है यहाँ, तो उमस बहुत ज्यादा हो गई है, बाहर निकलती हाँ। बहुत ज्यादा उमस है, तो मेरा थोड़ा सा गला खराब है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, प्लीज आप इसे नहीं अन्यथा नहीं, मत कीजिएगा। अरे नहीं, अब जी, तो ये मुझे याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप उपस्थित होने, बहुत बहुत धन्यवाद। मितुल जी उस समय आई थी भोपाल, साथ में अच्छा, पिता की, अरे तो तभी फिर उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो फिर तो भले ही हमने वैसी मुलाकात का मौका ना मिल पाया हो, लेकिन जरूर आस पास तो देखा ही होगा जरूर। हाँ हाँ। ये जो भाई साहब भोपाल में जो संस्कृति का जो एक बिल्कुल उत्थान, और लगभग अशोक वाजपेयी जी के समय जो संस्कृति का पूरा एक वातावरण था, जी एक एनर्जेटिक वातावरण मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रतिष्ठित आयोजनों का शुरू होता। जी जैसे जी अब उत्सव 73 की शायद आपको याद होगी, जी, बिल्कुल अच्छे से याद है। या खजुराहो है, तानसेन, ये जी सब जी सारे जी बड़े बड़े उत्सव। जी जी उत्सव बाद में बंद हो गया, और कैसे जैसे बढ़ते कदम को आपने याद किया। जी जी जी, बढ़ते कदम तो शायद हमारे ख्याल से भोपाल की सांस्कृतिक पहचान में पहला बड़ा एक ऐसा प्ले रहा होगा जिसमें बहुत लगभग बहुत सब लोगों ने काम विशाल, किया। बहुत विशाल, बहुत विशाल। हमारे कई दोस्तों ने उसमें काम किया था। और हमने एक दो बार नहीं, हमने कम से कम 10 बार देखा होगा। वो हमारे घर के हाँ पीछे ही था, मैं बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होता था। और फिर कई बार हम छोटे बच्चों को, हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चों को भी लेके चले जाते थे वहां पे देखने हाँ, के लिए। ओपन में होता था, पत्थरों के बीच में, पता नहीं वो जगह क्या थी। जी, और मुझे ये भी याद है कि बिल्कुल, मैं ये दरअसल श्यामला पहाड़ी पे हुआ था। और वहां पे रेडियो वायरलेस, पुलिस रेडियो वायरलेस का जो ऑफिस है, उसके हाँ पीछे हाँ का वो मैदान था। काफी उसमें इतनी अच्छी, वो एक इन्वायरमेंटल थिएटर के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह थी, जो जिसने भी चुना था उसको। उसमें उतार हाँ चढ़ाव, ढलान, गहराइयां, पहाड़, और फिर पीछे जो पहाड़ का बैकड्रॉप, वो तो अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। उसके उसके म्यूजिक को, उसके सीन्स को मैं कभी नहीं भूल सकता है। उनके कर्नल हेमंत गुप्ते, ऐसा कुछ नाम था किसी जो हाँ जिन्होंने उनको लिखा। और फिर दूसरा सतीश भाटिया जी का हाँ संगीत था उसमें, बहुत ही मधुर संगीत, बहुत ही अच्छा संगीत। सतीश भाटिया जी तो वैसे भी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, तो वो उनका संगीत था। वो दो चीजें मैं भूल नहीं सकता। लेकिन मालूम है उसके पीछे जो, जिस ढंग से उस तक, ये बहुत पुरानी तकनीक थी उस समय हाँ जो उन्होंने इस्तेमाल हाँ की थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत नई थी और बहुत ही चमत्कृत कर देने वाली, कि आप हैरत करें उससे। तो वो वाली बात थी। तो मैं ये चाहता था हमेशा कि ये जानूं कि पूरी चीजों को कैसे वो अरेंज करते थे टेक्निकली, कि हाँ मतलब साउंड कैसे करते थे, टेप कैसे चलाते थे। जाहिर है ये सारी चीजें मैनुअल होती थी, कंप्यूटराइज तो कुछ था नहीं। तो कुछ नहीं लोग था। अलग अलग वो सारे असाइंड होते थे कि भाई ये जब सीन आएगा तो ये लाइट जलेगी, ये म्यूजिक ऑन हो जाएगा, ये स्पूल ऑन कर देना भाई, ऐसा कुछ होता होगा। तो बहुत, लेकिन बहुत ही जिन जिन लोगों ने उसके उस प्रोजेक्ट में काम किया, बहुत ही खुश नसीब है। हमने तो दर्शक के रूप में ही देखा उसको। अखिलेश गुंदेचा जी ज्वाइन हुए, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। भाई अखिलेश, पंडित अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े राजदूत हैं, और विशेष राजदूत हैं भोपाल के, सांस्कृतिक राजदूत हैं, दुनिया भर में सफर करते हैं। हाँ अ, इन लोगों ने जितना काम किया हमारे यहाँ, हम लोग जिसको कहते हैं कि हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए क्या है, हमारे पास जो हमें अपना कुछ दिखाने के लिए जो चीजें हैं, उनमें गुंदेशा बंधु, इन लोगों ने जो काम किया है। और ये सिर्फ काम इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि ये काम इन्होंने अपने बाद न रहने के बाद की स्थिति के लिए किया है। और इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है इन्होंने गुरुकुल की। और उसके लिए, उसके जब फाउंडेशन स्टोन हो रहा था, तब हम, जब उसका भूमि पूजन हुआ था, तब मैं था वहां पे। और अब देख देख के, जान के खुशी होती है कि ध्रुपद गुरुकुल संस्थान इतना सुंदर बना दिया इन्होंने। और
भोपाल आते रहते हैं, ये यहाँ अमेरिका आते रहते हैं, तो एक बार तो इनसे मुलाकात हो गई थी मेरी न्यूयॉर्क के प्रोग्राम हाँ में। हाँ जी हम हाँ। ऑल नाइट कंसर्ट होता। सुशील भाई, सुनील भाई, ये जैसे तानसेन समारोह होता है ना, रात भर की हाँ संगीत सभा, वैसे ही न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में, वहां पे कौन सा कैथेड्रल था, वो अब हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता, वहां पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, समीर चटर्जी जी। तो वो ऑल इंडिया ऑल नाइट ऑल आई मीन ऑल नाइट कंसर्ट करते हैं। उसकी शुरुआत पंडित रविशंकर ने की थी, और उसको हम्म, बाद में वो कंटिन्यू करते रहे। तो उस दौरान में उसके पहले ही दिन गुंतेज बंधुओं का भी प्रोग्राम था। तो हमें तो मालूम था कि ये लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। हमने, हमारी भी एक संगीत सभा होती है, संगीत सभा होने के बाद एक संगीत सभा करते हैं हम, वो हम लोग हम्म, व्यक्तिगत रूप से करते हैं। गुंदेचा बंधु ही है उसके सूत्रधार, और मैं और हाँ हम, इनकी अनुपस्थिति हमने में वो कभी हम मजे नहीं लेते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है दुनिया भर में, और भोपाल का नाम किया है। और हमारे लिए तो सम्मान और गर्व की बात है कि गुंदेचा बंधु उन लोगों ने वहां पे रहे, वहां पे शिक्षा हासिल की, और फिर दिया। इन्होंने जितना उनको मिला उतना दिया, ये तो कह सकता हूँ। मैं ज्यादा दिया कहूंगा तो शायद ये नाराज हो जाएंगे, कि कहेंगे कि कोई आदमी अपने ज्यादा कैसे दे सकता है। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत किया है, और अभी भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि एक अच्छा यहाँ काम। क्या है कि गुंदेचा बंधु तो हमसे भी उम्र में बड़े हैं, तो अखिलेश ही हमारे साथी संगी ऐसे जिनसे हम खुल के बात कर पाते हैं, और जी जी। अपनापन। जी जी। तो इनसे हमारा बहुत अच्छा सहकार है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात, अभी बहुत। और इस ये भी सही में, ये भी एक तरह के सेतु है और सूत्रधार है सबसे जोड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है। मतलब जिससे किसी भी वक्त बात करना आसान हो, किसी वक्त मिलना जुलना आसान हो, और चाहे जितना समय आप बात करो आपका मन उबेगा नहीं। ये जी जी। अखिलेश भाई की खासियत है। मैं और वही जी। पूरा घर उस तरह का है, एक अपनापा रखने वाला, बहुत ये सारे तो, अनुभव। ये बात मैं उनसे तो अभी तो नहीं, ये बात जब मेरी व्यक्तिगत मुलाकात होगी तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं आना चाहता था उनके पिता के निधन के बाद भी, और फिर रमाकांत भाई भी जब नहीं रहे तो बड़े अफसोस की बात थी। और मैंने पूरा पूरा प्रोग्राम बना भी लिया था मिलने का, लेकिन अफसोस की वो, ये सब ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो सका। नहीं तो मैं आता, और मैं जिन जिन लोगों से मैं मिलना चाहता था उनमें से सबसे पहले तो इन्हीं का ही नाम था कि उनके घर मुझे जाना है अफसोस करने के लिए। वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ रमाकांत जी के रहने के बाद से। अखिलेश लिख रहे हैं कि विषय बदलो। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। विनय अच्छा, विनय का कहना यह है, विनय उपाध्याय जी का, कि समय सिमट रहा है तो कुछ जी। उद्घोषणा के संबंध में कुछ बातें कर लो, ताकि हम जैसे विद्यार्थियों को सीखने को मिले। ये उद्घोषणा के बारे में क्या कहूँ, ये तो वैसे बहुत अच्छी विधा है, ये बहुत अच्छा काम है। और मैं आज भी इसको सीख रहा हूँ, और बहुत बहुत जितना आप इसमें ज्यादा अंदर घुसते जाएंगे उतनी ही बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पता लगती हैं। कुल मिला के एक ऐसा काम जो आपको दूसरों के सामने बहुत ही ठोस रूप से प्रस्तुत करता है। तो ये तो है मेरी तो अब कई लोग मुझे जानते भी और पहचानते भी इसीलिए है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये सब करने का मौका मिला। दरअसल ये सारी चीजें रेडियो से शुरुआत हुई इन सब चीजों की। ये हम्म, रेडियो में मुझे मौका मिला, मैं रेडियो में कैजुअल अनाउंसर था, वहां से करने के बाद फिर धीरे धीरे दूसरे कार्यक्रम करता रहा मैं। फिर मैहर का समारोह के लिए था वो, दरअसल उस समारोह में राजीव भाई जाने वाले थे, हाँ हाँ। श्री जीव वर्मा। तो दरअसल वो व्यस्त थे उन दिनों। ये वो समय था जब वो सीरियल्स वगैरह चल रहे, तो मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद जाहिर वो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं तो कैसे वो करे। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा मुकेश, ये ऐसा है तुम करना चाहोगे, तो फिर मैं गया हूँ। और फिर वहां से
दूसरे और ज्यादा अच्छी तरह से मेरे कार्यक्रमों के आए, अनाउंसमेंट वगैरह की शुरुआत हुई। तो मैहर, हाँ जी हाँ, वहां से वो सारी चीजें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता चला गया वो सब काम। कोई ऐसी बात हो जो क्यों, कोई खास जो आप पूछना चाहो तो फिर मैं आपसे कुछ बात कह सकता हूँ। लेकिन संजय पटेल जी लिख रहे हैं, हालांकि वो बात कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही। नील भाई मुकेश भाई से आग्रह करें कि वो ये जरूर बताएं कि किसी अच्छे एंकर को लाइव शो नहीं करना चाहिए। किसी लाइव शो में अच्छे एंकर को लाइव शो में नहीं करना चाहिए। अब लाइव शो में क्या नहीं करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे एंकर को लाइव शो में नहीं, क्या मतलब क्या नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लाइव शो। देखिए लाइव शो की एक अपनी वो, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए जरूरत नहीं है, मैंने अपने सारे के सारे कार्यक्रम जो है मैं सब पीछे मंच के पीछे से किया करता था। उसके पीछे भावना ये होती थी कि हम हैं क्या, नंबर 1। नंबर 2 कि आपकी मंच के ऊपर दिखने की वजह क्या होनी चाहिए। दूसरा ये कि हम जो है एक अनाउंसर जो है वो उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए लोग बाग नहीं आए, वो उस कार्यक्रम के लिए आए हैं और आप उसकी एक सूत्रधार हैं और आप उस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप की हर बात इस ढंग से होनी चाहिए कि वो आप नहीं कर रहे हैं बल्कि वो आपकी संस्था या आपका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तो उसमें वो सारी चीजें हम पीछे से किया करते थे, तो सामने आने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन कुछ कार्यक्रमों में कई जगह पे आवश्यकता हो जाती है जहां पे सामने हो। एक सामने से कार्यक्रम करने का एक वो भी होता है जब हम ये सोच लें कि हमें सामने से ही कार्यक्रम करना है, तो सामने से कार्यक्रम करने की दिक्कतें भी बहुत ज्यादा है। लोग बागों का पूरा ध्यान जो है वो फिर बजाय ये कि आप क्या बोल रहे हैं ये सुने, वो और दूसरी दीगर चीजों पे चला जाता है। तो जाहिर है अगर मुझे पता है कि मैं अगर आज लाइव प्रोग्राम करना है, स्टेज के ऊपर से मुझे अनाउंसमेंट करना है कुछ, तो फिर मैं अपने कपड़ों का भी वैसे ही ध्यान रखूंगा। फिर ये भी ध्यान रखूंगा कि मेरी टाई ठीक है कि नहीं। ये दूसरी चीजें दरअसल ये डिस्टर्ब ही करती हैं। लेकिन कुछ चीजों में ये आवश्यक होता है वहां पे कि लाइव करें। लाइव करने से एक दूसरी आत्मीयता भी बनती है। लाइव करते समय ऐसा लाइव होना चाहिए जैसे कि संजय पटेल करते हैं। फॉर्मल वाली कोई बात नहीं होती, इनफॉर्मल, जैसे आप एक महफिल में मैं और आप जैसे बात कर रहे हैं ना, वैसे वो दर्शकों से बात करें तो वो अच्छा लगता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक अगर जरूरत ना हो, भाई मैं तो आज भी जो है मैं यहाँ पे भी जब भी मैं किसी कॉन्सर्ट के लिए जाता हूँ तो लोग बागों को ये हैरत होती है कि आप सामने से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको सीधा से ही कहता हूँ कि आपने मुझको कोई गाने बजाने के लिए तो बुलाया नहीं है ना। तो मेरी जरूरत जहाँ पे है वो उतनी में ही काम हो जाती है, उसमें हो जाता है। हालांकि कई जगह पे मुझे करना पड़ता है सामने। अब हमारा अपना काम तो डिज्नी का ये है कि हमको तो सामने ही रहना है, वहाँ लोगों के सामने रहना है। तो उसमें तो कोई वो नहीं है, उसमें कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। आपको तो सामने ही रहना है, स्टेज पे ही रहना है, स्टेज पे ही सामने रह के बोलना है, याद करके बोलना है, सारी चीजें। सही बात है। अभी जब आप अपने नाटकों के बारे में बता रहे थे तो उज्जैन से एक बहुत अच्छे लोक गायक और कलाकार हैं, माच जो लोक नाट्य विधा है, सुंदरलाल मालवी। तो उन्होंने उसमें जोड़ा था कि मैं 15 साल से स्त्री पात्र ही कर रहा हूँ माच में। अच्छा, हाँ, सुंदरलाल मालवी वो स्त्री पात्र का ही रोल करते। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो वो जितनी वो उसमें कथाएं होती है मार्च में लोक नाट्य में, उसमें ज्यादातर वो फीमेल कैरेक्टर वो करते। जी जी। पर उसका एक अपना तरीका है, एक आंचलिकता का जो एक स्वरूप है कि रंग बिरंगे परिधान है और घूंघट है, मतलब माथे से नीचे तक। जी जी जी। बाकी बोलने वोलने में कोई ये जरूरी नहीं कि आप पतली आवाज में बोलो, जो जैसा है वैसा रिएक्ट हो। वो है। अब ये संतोष जोशी कहते हैं कि आप तो गाना भी अच्छा गाते थे, कुछ गुनगुना दीजिए। तो आप जब जाने लगेंगे तब आपसे निवेदन। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जी। लेकिन अच्छा एक बात थी, मैं आज ही दोपहर में भट्टी जी
हरचंदन सिंह भट्टी को भी आप जी जानते जी। होंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। वो भी दोपहर को मिले थे, वो भी आपको याद कर रहे थे, बोले मेरे से अक्सर बोले उनका अच्छा डायलॉग होता था। हाँ हाँ हाँ। और जब भी आप भारत भवन में जाया करते थे शाम के कार्यक्रम के लिए, जी तो आप दोपहर दोपहर में पहुंच जाते थे वहां पर, फिर अपनी तैयारी करते थे। जी 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 हाँ जी तो हाँ। वो तैयारी के बाद जो आप जब रिलैक्स करते थे, वो स्वभाव में अभी है कि छूट गया है वो? अच्छा 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 अच्छा। अरे वाह। नहीं नहीं, भट्टी जी बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं। बोलते नहीं है बहुत, बस बस हाँ चुपचाप, बिल्कुल, वो बिल्कुल क्रिएट चुपचाप करते रहते। हैं। भट्टी जी हाँ तो बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। और मेरा नमस्ते कहिएगा उनसे जब मुलाकात होगी उनसे तो। हाँ हाँ, कल भी जी मैं मिलूंगा। जी। तो वो ये कहते कि बोले, एक बार मुकेश भाई ने मुझसे पूछा था कि आपकी आवाज भी एक खरज कैसे है, बोले तो बोले हाँ हाँ पैदाइशी है। हाँ। वो जानते हैं कि वो उनकी आवाज का खर्च वो जानते हैं। दरअसल उन्होंने अपनी आवाज के खर्च को इस्तेमाल ही नहीं किया ना। हाँ, जी। मैं कई बार उनसे कहता हूँ कि उनकी आवाज ओमपुरी से बिल्कुल मिलती जुलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो लगभग वैसे ही रिजेंबल करते हैं वो। बिल्कुल पर वो बिल्कुल। वही है कि वो बोलते नहीं है, बस क्रिएट करते हैं। उन्होंने जी हाँ भोपाल में बहुत कुछ क्रिएट कर दिया इतने जी साथ। हाँ। बहुत 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 कलाकार हैं जी। संजय यादव जी कह रहे हैं सालों बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय यादव हमारे साहब हैं, स्वराज संस्थान संचालनालय में अधिकारी हैं। जी जी जी। जब फिल्म विकास निगम था तब हम लोग सब एक साथ काम किए हुए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, थैंक यू वेरी मच। इधर जो भोपाल छूटने के बाद जी आप लगातार वहां से, यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण से आप लगातार जुड़े रहे और अवगत भी होते रहे। जी बहुत सारा बदलाव हुआ। जी। आप हम सब जिन घरों में रहते थे वो सारे के सारे घर एक एक करके टूटते चले गए। आपने जी आप कब बिल्कुल। कब कितने कितने वर्षों से नहीं आए भोपाल? अभी तो 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल तो पूरा बोलिए। जी हाँ। जवाहर चौक से लेकर जी टी शेड तक का पूरा सरकारी मकान जो है जी प्लेन हो गए। उनमें बहुत सारे, शरद जोशी जी जिस घर में रहते थे, जी शरद जोशी जी की भी पत्नी वहां पर हम लोग की माताओं के साथ ही पढ़ाती थी। जी जी जी। वो सब सारा, अब वो आधुनिकता के उस पर सब बदलाव शरद हो जी गया का है नाम पूरा। लिया तो आपने शरद जी की पत्नी इरफाना शरद। हाँ इरफान, जी हाँ, वो भी थिएटर करती थी सर, वो थिएटर आकाशवाणी। करती थी, वो रेडियो करती थी, उनके साथ रेडियो में कई नाटकों में हमने काम किया। और बहुत अच्छी कलाकार थी वो, और बहुत अच्छी महिला थी। हाँ दरअसल मेरी मेरी मम्मी और वो इरफाना शरद जी हाँ दोनों साथ में ही, वो एक दूसरे की कोलीग थी, तो हाँ, साथ में, तो वो सुबह के। कई बार इरफान जी हमारे साथ हमारे घर आती थी, हम जाते थे उनके यहाँ। तो रेडियो हाँ नाटकों में उस समय एक समय था जब उन्होंने ये कहा था कि मुकेश तुम नाटक किया करो। तो हम्म, वो बात मैंने सुन ली थी। उसके बाद फिर फिर रेडियो के ऑडिशन किए, रेडियो ड्रामा में ऑडिशन हुआ, फिर करता रहा। तो लेकिन उनके कई कई नाटकों में मुझे अभी भी याद है उनका, मैं बहुत याद करता हूँ सुनील भाई, रेडियो को जो है ना, बहुत मिस हाँ करता हाँ हूँ मैं। आकाशवाणी से उसने इतना कुछ दिया है मुझे जिंदगी में, मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आकाशवाणी भोपाल के सारे लोगों का, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम तो मेरे साथ है ही। लेकिन सीखना भी तो होता है ना जहाँ पे, तो वो उन चीजों के लिए मैं, आकाशवाणी जैसी संस्थाएं हैं, इन्होंने इन्होंने पूरी जिंदगी को बनाया है। ये सोचिए कि अगर ये ना होते तो, ये कला नहीं होती तो हम ये काम ना करते, ये काम ना करते तो आज ये ना होते, वैसी ही बात है। तो ये इन्होंने आकाशवाणी वगैरह से हम शेप किया उन जगह से सीखने की। जब ये सारी चीजें आ गई तो तो तभी तो आप आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। मुझे तो सही मालूम बात। है, इन चीजों ने, रेडियो की हर चीज ने, रेडियो में मुझे बहुत हर जगह पे मुझे मौका दिया। मुझे म्यूजिशियन के रूप में मौका दिया, मुझे अनाउंसर के रूप में, न्यूज रीडर के रूप में मौका दिया, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के रूप में मौका दिया, ड्रामा कलाकार के रूप में मौका, और तो और मैंने सर्वे तक किया रेडियो के लिए। तो
इस चीज ने मुझे मेरी जिंदगी बनाई। और जब ये रेडियो के बाद फिर जब दूरदर्शन आया तो वो आसान सा हो गया। हम ही लोगों हाँ उस मतलब और दूसरे लोगों से शायद अच्छे कहलाते थे वहां पे, इस वजह से उसकी वजह से हमें मौके मिले। तो ये जब चीजें हो गई रेडियो के साथ, फिर अपना ये मंच के कार्यक्रम, इस ये ना होते तो आज जो मैं अभी जो भी कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता। दरअसल यहाँ पे जब हम भोपाल से यहाँ मूव हुए अमेरिका में, तो ये बड़ी बात थी कि क्या करेंगे। खैर वक्त गुजरा, समय बदला, और यहाँ पे जब हुआ तो पता दीदी लगा। दीदी अभी ज्वाइन हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मधुमिता यहाँ दीदी। तो यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे डिज्नी जो है आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रही है, उनके लिए उनकी जगह है। तो फिर मैं गया। तो पहली बार वहाँ जाने पे काफी लोग थे वहाँ, बहुत ढेर सारे लोग थे। तो हमने अपनी एप्लीकेशंस वगैरह भरी। उसके बाद फिर जो एम्प्लॉयमेंट काउंसलर हैं उनसे बात हुई, तो हाँ उन्होंने तो कह दिया साहब कि यू आर ओवर क्वालिफाइड एंड वी डू नॉट हैव हाँ एनी प्लेसमेंट फॉर यू, आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है। तो मैंने कहा कि वेल आई डोंट माइंड, ऐसा कुछ हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि मैं दूसरी भी चीजें कर लूंगा। तो उन्होंने कहा वेल आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू हैव अ गुड प्लेसमेंट फॉर यू। उसके बाद फिर ये सारी चीजें ली, और उसको जाते जाते उस व्यक्ति ने मुझे ये बात कही कि आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, as an announcer, as a drama artist, as a television presenter, this is going to help you. तो हाँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। उसके बाद फिर ये भी कहा कि ओके आई विल लेट यू नो, प्लीज वेट फॉर माय कॉल। और 2-3 दिन के बाद ही उनका एक कॉल आ गया। तो उन्होंने तब तक चुन लिया था कि कौन सी जगह के लिए ये आदमी फिट होगा। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, और फिर मेरा फिर एक और इंटरव्यू हुआ, वो दूसरा इंटरव्यू था। उन्होंने फिर ये दूसरी सारी चीजें पूछी, और फिर तीसरे इंटरव्यू के लिए मुझे डेट दी कि नाउ यू हैव टू कम 24th of April और समथिंग। तो मैं गया वहाँ तैयारी करके। तैयारी क्या किया, मतलब मुझे तो ये नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने आया, लेकिन ये प्रिपेयर था कि मुझसे अगर वो, क्योंकि कि वो जो पोजीशन थी वो थी इनोवेशंस के शो प्रेजेंटर की थी। तो शो प्रेजेंटर की ये डिमांड होती है कि आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आप याद कर सकें, और उसमें जो भी उस कैरेक्टर के हिसाब से काम है वो आप उसका अभिनय कर सकें। तो ये सारी चीजें होनी थी। तो उन्होंने तीसरा जो था बड़ा सख्त किस्म का इंटरव्यू था, खूब बातें हुई। उसके बाद फिर उन्होंने वो मैं जैसे आप बैठे ना, तो हम सामने टेबल के ऊपर उन्होंने हाँ दो चीजें रखी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमारी पहले तो बातचीत चलती रही। उसके बाद फिर 2 चीजें रखी। तो 2 चीजों में से क्या थी, एक चीज थी वो एक क्रेयॉन कलर का पेंसिल, क्रेयॉन पेंसिल का वो एक बॉक्स रखा हुआ था, और दूसरा एक छोटा सा टॉय था, वो जैसे बबल्स जिससे बनाते हैं ना, वो साबुन के वाला, वो 2 हाँ छोटी तो चीजें थी। तो उन्होंने मुझे फाइनली जब सारी चीजें हो गई सारी दूसरी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप ये दो चीजें ना, हाउ यू आर गोना यूज इट। एक जगह पे ये क्रेयॉन की पेंसिल्स हैं, और दूसरा ये कि ओके नाउ मेक अ स्टोरी। तो दोनों चीजें जो है मैंने हाथ में ली, और मैं जाने लगा गेट की तरफ। तो उन्होंने कहा मिस्टर थॉमस वी आर नॉट डन येट। तो मैंने कहा यस आई नो, प्लीज गिव मी अ सेकंड, आई विल बी राइट बैक। गया मैं वहां तक, गेट तक गया। मैंने कहा अभी इन्होंने स्टोरी बनाने के लिए कहा, तो चलो ठीक है भैया करो, यहाँ यही काम में आएगी आकाशवाणी, और यही काम में आएगा मंच, और यही काम में आएगा टेलीविजन। मैंने कहा ये अंतिम मौका है। तो मैंने ठीक है अपने आप को कंपोज किया, और उसके बाद फिर जब जाके फिर मैंने करीब 2 या 3 मिनट का परफॉर्मेंस दिया उनके सामने, और जाते जाते उसमें एक पंच लाइन भी डाल दी कि क्यों, व्हाई वी नीड डिज्नी। Disney is the happiest place on the earth where dreams come true. Come, realize your dreams. ये सारी चीजें कह के वो
बहुत 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 खुश हुए। दोनों दो इंटरव्यू लेने वाले थे और उन्होंने भाई साहब मुझे विदाई का समय आ गया। ओ अरे अरे रे 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 20 इतनी जल्दी। एनीवे हाँ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का, आप सबके प्रेम के लिए, आपके यहाँ आने के लिए आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जो जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, जिनको कि इसके बारे में पता लगेगा,